बेहद महत्वपूर्ण सत्र में है। महत्वपूर्ण सत्र इसलिए है कि जिन पर इस बात की वस्तुतः जिम्मेदारी है कि समाज में रहने वाले लोग स्वस्थ रहें, अर्थात चिकित्सक, उनके साथ हम बात करने जा रहे हैं। और वो बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूंगा पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन करे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का, कि ये उनकी उदारता है कि वो डॉक्टरों की बात सुनने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे। या कम ही देखने में आता है कि नेता किसी की बात सुने। अधिकांश आयोजनों में नेता अपनी बात कहते हैं, वो चले जाते हैं, पर राजेंद्र शुक्ला जो पिछले 3 दशक से देश की सियासत में शालीनता के, शराफत के प्रतिबिंब के तौर पर देखे जाते हैं, एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते, जिम्मेदार मंत्री होने के नाते अपने क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात सुनने के लिए इस सभागार में दर्शक के तौर पर मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। हमारे साथ जबलपुर अंचल के चिकित्सा जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर इस समय मंच पर मौजूद हैं। मैं INH हरिभूमि परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सीधे मुद्दे पर बात करता हूं। आयुष्मान योजना के संदर्भ में हमारे साथ में पुष्पराज पटेल जी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनका दिल कितना निश्चिंत रहता है इस आयुष्मान योजना के आने के बाद से, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। इस आयुष्मान योजना के माध्यम से क्या अनुभव रहा आपका? आयुष्मान योजना से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पहले एडवांस ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत वो उपचार का लाभ ले पाते हैं। न केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी मैक्सिमम बीमारियों का कवरेज है। जैसे मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं तो मैं जानता हूं कि मैक्सिमम चीज़ें आयुष्मान योजना में कवर्ड होती हैं, लेकिन कुछ उसके ड्रॉबैक हैं कि जिस बीमारी का कोड नहीं, जो बीमारी उसमें आयुष्मान योजना के अंतर्गत नहीं आती, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। पेशेंट्स चाहते हैं कि हम इस चीज़ का इलाज कराएं, लेकिन अगर वो बीमारी आयुष्मान में कवर्ड नहीं है तो उसका इलाज देना संभव नहीं हो पाता हमारे लिए, उस जगह पे हाथ बंधे रहते। लेकिन नो डाउट 90-95% केसेस में पेशेंट्स को सही इलाज मिलता है, सही समय पे इलाज मिल जाता है। जो खास करके कार्डियक में इमरजेंसी होती है तो हमें वेट नहीं करना पड़ता, अप्रूवल का इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दे पाते हैं और उसके कारण बहुत सारी जानें बच जाती हैं सही समय पे इलाज मिलने के कारण। पर सरकारी योजनाओं के संदर्भ में पटेल साहब ऐसा अनुभव रहता है कि घोषणाएं तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं पर उनका क्रियान्वयन बड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है। आयुष्मान योजना में पैकेज हैं, वो पैकेज कितने व्यवहारिक हैं, लागत निकल रही है, या जिनको वस्तुतः बीमारी नहीं है उनको भी मरीज बनाकर उस लागत को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है? बहुत सारी बीमारियों में जैसा आपका कहना सही है कि मटेरियल कॉस्ट भी नहीं निकल पाता है, लागत नहीं निकल पाती। बहुत सारी बीमारियों में प्रॉफिटेबल है तो हॉस्पिटल उसको बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि शासन को एक जो ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स हैं उनका भी पक्ष सुनना चाहिए कि क्या एप्लीकेबल है, क्या इसमें, जैसे कि इन्फ्लेशन के हिसाब से हर साल 6% 8% महंगाई बढ़ती, लेकिन जो 5-10 साल पहले पैकेज बना दिए गए वही कंटिन्यू हो रहे हैं। तो हम लोगों का पक्ष सुनने के लिए कुछ ऐसा क्लॉज होना चाहिए कि हम अपनी बात कह सकें और उस हिसाब से जिन बीमारियों का प्राइवेट में इलाज संभव नहीं है या प्रॉफिटेबल नहीं है तो उनके लिए भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। हमारे तो पासे साहब उपलब्ध। साहब आपसे जानना चाहता हूं, पिछले कुछ समय से अनुभव ये आ रहा है कि हॉस्पिटल चलने के लिए जरूरी ये हो गया है कि उसे आयुष्मान योजना में रजिस्टर्ड होना चाहिए। डॉक्टर अच्छा है कि नहीं ये ज्यादा जरूरी नहीं रहा, आयुष्मान योजना का कार्ड उस हॉस्पिटल में चलता है कि नहीं चलता है। इस चुनौती को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इस चुनौती को इस प्रकार से देखता हूं कि अभी अगर देखेंगे तो हमारे हॉस्पिटल में न्यूरो रिकॉग्नाइज नहीं है, कार्डियोलॉजी रिकॉग्नाइज नहीं है, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जी नहीं, काम तो कर रहे हैं, पर इस आयुष्मान योजना के चलते चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार हुआ है या व्यापार बढ़ गया है? सेवा और व्यापार, इस अंतर पर आपकी कोई दृष्टि जारी है? देखिए, मैं आपके व्यापार शब्द से सहमत नहीं हूं जी। आप पत्रकार हैं
आपका बोलने का अधिकार है जी पर हमारा भी अधिकार है कि हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, जी, क्योंकि यह शब्द पेशेंट तक इंटरपर्सनल रिलेशन, डॉक्टर और पेशेंट के रिलेशन को मेरे को लगता है कि दरार डालता है। मेरी आपसे आग्रह है, कभी ऐसा मौका है तो आप भी हमारे पक्ष से यह बात लिखने की कोशिश करिएगा। नहीं, आपकी बात को मुखरता से सुनना चाहते हैं, आप इस पर दृष्टि दीजिए ना, अपने ऐतराज को थोड़ा व्यापकता दीजिए। ठीक है। आयुष्मान योजना सीजीएचएस रेट्स ऑलरेडी 10% डिस्काउंट करके मिलते हैं, आयुष्मान के उसमें से भी 10% डिस्काउंट करके मिलते हैं। अब आप सभी लोग, सम्मानीय मंत्री महोदय, विधायक महोदय, सभी गणमान्य लोग, आप यह बताएं, ये स्पष्ट है हमारे दो सुविधाएं नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए अपने को चिंतन जरूर करना चाहिए, जैसे डॉक्टर पटेल ने कहा है। अगर हम इसको एक अफोर्डेबल कर दें जिसमें कि किसी को कोई तकलीफ न हो, तो क्या होगा कि इतनी सब मारामारी नहीं करेंगे। अब हम लोगों का विषय अलग है क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस तरफ गवर्नमेंट को, सभी समाज के सीनियर लोगों को, एडमिनिस्ट्रेशन को और आप लोगों को वाकई भी सीरियसली चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यह योजना में जो रेट दिए जा रहे हैं यह पर्याप्त नहीं है अस्पताल के लिए। और अगर ये सुधरेंगे, सुविधाएं भी सुधरेंगी। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, प्रॉब्लम कहाँ आते। हमारे यहाँ जैसे आईसीयू है, आईसीयू केयर में हमारा स्टरलाइजेशन पक्का होना चाहिए, वहां पे कल्चर पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। हमारे हर हफ्ते कल्चर जाता है और उस कल्चर को पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए हमने बहुत प्रयोग किए जी। पहले सस्ती दवाइयों का इस्तेमाल किया, नहीं, कल्चर पॉजिटिव है। उसके बाद उससे महंगे का किया, कल्चर पॉजिटिव है। उसके बाद जो अभी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो, एक बॉटल की कीमत 2250 रुपये। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं? ये हमारे अस्पताल में हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। और इसलिए ऐसा लगता है कि इन सुविधाओं को मेंटेन करने के लिए भी बहुत खर्चा करना पड़ता है अस्पताल को। इसके साथ में भी आपके अस्पताल को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हम लोग आग्रह करते लोगों से, अस्पताल के अंदर, आईसीयू के अंदर भीड़ न लगाएं, क्योंकि इसमें आपका ही खर्चा बढ़ता है। बेसिकली देखेंगे तो एंटीबायोटिक का खर्चा इसीलिए तो बढ़ता है कि हम भीड़ लगाते हैं। और अगर हम स्टेरिलाइजेशन नहीं रखेंगे तो ये संभव नहीं है। आज अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो अभी एक आध दो पेशेंट जो इन्फेक्शन या बुखार से आए हैं उन्हीं को बुखार है, अन्यथा दूसरे किसी पेशेंट को फीवर या बुखार नाम की चीज नहीं है। हमारे साथ में डॉक्टर संजय भारती जी मौजूद हैं, छाती एवं क्षय रोग के विशेषज्ञ हैं मेडिकल कॉलेज में। वो थोड़ा रोशनी देंगे कि इस आयुष्मान योजना के बाद चिकित्सा जगत में और विशेषकर महाकौशल क्षेत्र में किस प्रकार का बदलाव है। जहाँ तक हमारे मेडिकल कॉलेज का अनुभव है, तो मुझे ये अनुभव लगता है कि आयुष्मान के बाद वाकई में बहुत अच्छा पेशेंट के लिए हो रहा है। वो पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं हो पाती थी, अब आसानी से हो जाती हैं हमारे। हाँ, जो डॉक्टर पुष्पराज पटेल सर ने जो बात कही कि पैकेज जो है, तो हो सकता है कि ये प्राइवेट में इसमें थोड़ा डिफरेंस आता हो, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि गवर्नमेंट सप्लाई है जी, तो हमें ये फेस नहीं करना पड़ता ये प्रॉब्लम। तो मेरे अनुभव से मुझे ये फील होता है कि आयुष्मान योजना से बहुत मरीजों का बहुत ज़्यादा भला है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि जहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है। नहीं, मैं आपसे थोड़ा और व्यवहारिक अनुभव को समझना चाहता हूँ। डॉक्टर, कैसा लगता है आपको जब आप ये देखते हैं कि एक व्यक्ति कार से उतर रहा है और साथ में आयुष्मान कार्ड आपको पकड़ा रहा है? ऐसे दृश्य आपके सामने से गुजरते हैं कि जो ठेला चला रहा है वो आयुष्मान कार्ड शायद उसके पास ना हो, पर जो कार से उतर के आ रहा है वो जेब से आयुष्मान कार्ड निकाल कर दे रहा है, तब आपका मन क्या महसूस करता है? बस मैं इसी बात पे आ रहा था और आपने ये प्रश्न कर दिया। यहीं पे एक परेशानी है। हम देखते हैं कि जो गरीब पेशेंट है, बहुत बार होता है कि उसका आयुष्मान नहीं हो पाता। बहुत इंक्वायरी हम कोशिश करते हैं हमारे जो आयुष्मान वर्कर है कि भाई क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका बनाओ कैसे भी, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है। तो बोलते हैं साहब इसका अंगूठा जो है, काम कर वर्कर है वो रेत गिट्टी का काम करता है, उसका अंगूठा घिस गया, उसके मार्क नहीं लगे, दिक्कत है, वो परेशान है। अब उसकी हम कैसे मदद करें वो हमें समझ में नहीं आता। फिर हमें उसके लिए चिट्ठी लिख लिख के हम डीन साहब से परमिशन लेनी होती है कि भाई इसका फ्री कर दिया जाए। तो ये एक पहलू है जहां पे हमें नजर डालने की बिल्कुल जरूरत महसूस करते हैं जी। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई मेरे साथ में है,
विष्णु साहब, कुछ जगहों पर हमने ये कार्यक्रम किया, वहां पर एक बड़ी दिक्कत जिसके संदर्भ में लोग बताए वो ये है कि आयुष्मान के अंतर्गत सरकार ने तमाम पहरे बिठा रखे हैं। मरीज से आपको इसके बाद कोई पैसा नहीं लेना है, लिया तो आपको डीबार कर देंगे, पर मरीज तो इलाज करा के चला गया, लेकिन उसका बिल क्लियर करने में सरकार पर्याप्त जान भाई आप सबको मैं तो चाहूंगा एक बार धन्यवाद देना जबलपुर के चाहूंगा। जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक ताली बजाई जाए कि सारे विधायक और सांसद इतने धैर्यपूर्वक जमीनी स्थिति जानने के लिए सभागार में मौजूद हैं। आप सबका वाकई अभिनंदन है संस्थान की ओर से। सर, आपकी बात पे आने से पहले एक जो बात मेरे मन में थोड़ी सी चुभी हुई बैठी थी, जो आपके पिछले सेशन की थी, उससे शुरुआत करना चाहूंगा। विनय सक्सेना जी, विनय भैया जो हैं, हम जो उन्होंने अनुभव किया, ये अकेला उनका अनुभव नहीं, कई जगह कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। के पीछे कारण उसके पीछे ये है कि आए दिन आप भी अपने न्यूज़ चैनल्स में बार कवर करते हैं, कई बार पुलिस स्टेशंस में भी बात करें, जनप्रतिनिधि से भी बात करें, और कई कार्यकर्ता भी हैं, सब जगह से फोन आते हैं कि हॉस्पिटल में टूट फूट की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। ये अक्सर तब होता है जब कोई या तो डेथ केस होता है, और वो भी खासतौर से किसी न किसी कारण से MLC यानी मेडिको लीगल केस होता है। ये उसी प्रकार का एक केस था। ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं डर की भावना से घिर जाते हैं कि यार अपन चले तो जाओ, क्रिटिकल हुआ, सबसे पहले डॉक्टर घुसता है और उसको क्या बोला जाता है कि देख भाई, मेरे मरीज को कुछ हुआ तो देख लेना जी। पर हम वहां पे आपको बीमार करने के लिए नहीं आ रहे, हम आपका इलाज करने के लिए जा रहे हैं। पर सामने से जो रोष हमको मिलता है वो ये मिलता है। उसको पार करते हुए कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस में आते हुए ये लगता है कि अगर कंडीशन थोड़ा भी क्रिटिकल है तो कई बार आपने जो या तो फिल्मों के माध्यम से देखा होगा, यार इससे अच्छा यहाँ मरे हो अपन तो सरकारी में भेजो। कई लोगों की ये मानसिकता मजबूरी में आ जाती है। कहीं ना कहीं ये रोष जो है, इसको बचाने के लिए आया था एक डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट। आज की तारीख में वो धीरे धीरे हिस्ट्री में बदलता चला जा रहा है। 2008 में ये एक्ट भाजपा की सरकार में ही पास हुआ था। उसके लिए सभी डॉक्टर्स ने उसको तहे दिल से स्वागत करते हुए अपनाया भी था। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो उसके तहत कितने मामले रजिस्टर होते हैं, कितने हॉस्पिटल के टूट फूट का हर्जाना कोई मरीज बाद में उठाता है, या जिस जो पकड़ा जाता है, जिसके ऊपर इल्जाम होता है उसने उठाता है। भाई अल्टीमेटली अस्पताल तो टूट गया, न्यूज में अस्पताल और डॉक्टर की बदनामी तो हो गई जी। अभी कुछ दिन पहले भी ऐसी एक ब्लैकमेलर हमारे जबलपुर के एक अस्पताल पे चढ़ता हुआ चला जा रहा था। मीडिया के कई साथी ने उसको कवर भी किया, कुछ ने उसके पक्ष रखा, कुछ ने डॉक्टर्स का पक्ष रखा। पर अल्टीमेटली एक डॉक्टर जो इतनी पढ़ाई लिखाई करके आता है, पूरी मेहनत से जीवन के एक सेकंड वर्किंग हाफ में हम प्रैक्टिस करते हुए आते हैं, और फिर वहां जाके क्या फंसते हैं कि कभी कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा है तो कभी कोई दारू हो रहा है। जो चीज है ना, ऐसा डील करो, उससे अच्छा हेडेक मत पालो यार, आगे भेज दो जी कि हम है ही नहीं। अब आपकी बात करते हैं आयुष्मान पे। आयुष्मान एक एक्सीलेंट योजना है, ये बहुत बढ़िया है। मध्य प्रदेश में ये इससे पहले आपकी जानकारी में तो जरूर होगा, दीनदयाल कार्ड एक चला करता था, उसके माध्यम से ये योजना पहले भी थी। पहले 13 क्रिटिकल इलनेस पे थी, आज आयुष्मान के माध्यम से इतनी बड़ी योजना है। इट इज एन एक्सीलेंट थिंग। गड़बड़ी कहाँ पे है? गड़बड़ी है कुछ जगह रजिस्ट्रेशन में। जैसे आपने कहा कि कार से उतरने वाला भी आयुष्मान कार्ड लेके आ रहा है, ऐसा हर किसी के नॉलेज में है जी। पर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी उनके परिचित लोगों का प्रेशर आ जाता है कि भाई साहब यार हमारा कार्ड बनवा दो, या फिर जो ड्राइव चलती हैं उस वक्त कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने करोड़ों लोग का कोई काम होना हो तो कहीं ना कहीं त्रुटियां होती हैं। वहां पे त्रुटि हो गई। बाद में जब हॉस्पिटल में मरीज पहुंचता है तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हाँ कई बार उसकी फिंगरप्रिंट नहीं लगती, गरीब आदमी दिख रहा है, और ये अक्सर होता गरीब के साथ ही है कि उसके हाथ पांव घिस जाते हैं क्योंकि वो मेहनती है। उस मरीज के साथ में हम उस कैसे डील करें? हम उसको बता ही नहीं सकते। हम उसको ये बोलते भाई साहब कंप्यूटर हम क्या कर दें, हम तुम्हारे इलाज में कम कर देंगे, हम तुमसे अलग से चार्ज नहीं लेंगे, सैंपल्स की दवाइयां निकाल के दे देंगे। कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि जो सैंपल की नहीं भी होती है दवाई अपनी तरफ से देते हैं, और ये आए दिन रोज का है, कोई गिनाने का नहीं है कि हमने कितने ओपीडी में कितने फ्री कर दिए। आप किसी भी हॉस्पिटल का जाके सॉफ्टवेयर देख लीजिए और फ्री की ओपीडीज देख लीजिए, सैकड़ों हैं, पर ये बोलने का नहीं है। उसके बाद क्या होता है, उस मरीज के लिए बाय चांस जैसे अब आपका समग्र आईडी बनी, समग्र आईडी के बाद आयुष्मान कार्ड बना, अगर उन दोनों में नाम के स्पेलिंग की चेंजेस है, उसको कुछ भी चेंज कराना है, वो जबलपुर में रहता है, उसका गांव था पचला पाटन के किसी कोने में, उसको वहां जाके पंचायत ऑफिस में ही चेंज कराना है। अगर वो यहां रहता है तो लोकली चेंजेस नहीं करा सकते। आपने सारी बात बता दी अभिजीत विष्णु।
पर हमारे असल सवाल पर जवाब देने आप अभी तक ना आए। पेमेंट हमने पेमेंट के पूछा ऊपर ये, भी आते हैं। पैसे समय पे मिल रहे हैं, लेट मिल रहे हैं, या आपको लग रहा है इस पे जवाब देने में पहले लेट मिल रहे हैं और लेट ना हो जाए? मैं चाह रहा था कि नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ चीजें डिक्लेयर नहीं आता है, पर ईश्वर की कृपा से और योजना की कृपा से बोल दीजिए, पर मेरे को 3-4 महीने में पेमेंट आ जाता है। कहीं ना कहीं पेमेंट डिलेज के कई बार कारण होते हैं, खासतौर से जहां बिलिंग अमाउंट काफी ज्यादा हो जाते हैं वहां थोड़ा डिलेड होते हैं, पार्ट पेमेंट्स आते हैं, और कभी कभार तो ये पीरियड बढ़ करके 6 महीने से भी ऊपर हो जाता है। बीच में एक चीज होना शुरू हुई थी सॉफ्टवेयर में कि कई केस रिजेक्शन में जा रहे थे जी, और हॉस्पिटल को ये मालूम ही नहीं था कि हमारे केस रिजेक्शन में जा रहे हैं जी। फिर जब रिजेक्शन की प्रक्रिया किसी ने समझाई भी नहीं थी कि आपको रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, भाई आपके अगर कोई गलती होगी तो एक आपको एक्सप्लेन करने का मौका तो देना चाहिए ना कि आपका कोई कागज मिसिंग था, कोई रिपोर्ट चाहिए थी, आप मांगो तो हमसे, हम सब देंगे। पर पेशेंट के जाने के बाद हमारे पास रिजेक्शन आता है, तो उस स्थिति में अस्पताल फंसता है, और उस स्थिति में जो है हम लोग फिर चिढ़ते हैं कि यार बताओ ये बकवास योजना, ऐसा है वैसा है, हमारा तो पैसा चला गया। तो ये परेशानी रहती है। लेकिन मेरे साथ में डॉक्टर विशाल जी हैं और उस बीमारी के संदर्भ में विशेषज्ञ हैं जो बड़ी आम है, उसे राज रोग कहते हैं, पर आजकल वो आम लोगों को होने लगी। मधुमेह सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, पर जिसको होती है उसी को पता होता है कि ये क्या होती है, मतलब डायबिटीज। ये डायबिटीज के संदर्भ में आयुष्मान कुछ करता है? नहीं, देखिए बेसिकली सबसे पहले थैंक यू, आपने हम लोगों को बुलाया, और सबका थैंक यू जो आप सुन रहे हैं। डायबिटीज़ अपने आप में तो एक बहुत धीमी बीमारी है जी, हालांकि इसका कवरेज आयुष्मान में तो नहीं है, पर डायबिटीज़ बहुत सारी बीमारियों का जनक है जी। डायबिटीज़ हार्ट प्रॉब्लम भी करती है, किडनी प्रॉब्लम भी करती है, न्यूरो प्रॉब्लम भी करती है, और वो सारे प्रॉब्लम्स तो आयुष्मान में कवर हो जाते हैं। तो एटलीस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ डायबिटीज़ जहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने वाली हैं वहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, बहुत अच्छी बात है। पर आप इतने बड़े डॉक्टर हैं, आप अपने आप में अचंभे में नहीं हैं कि जिस डायबिटीज के चलते इंसान को तमाम बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, और हमारे यहाँ पर तो आधारभूत इलाज के संदर्भ में धारणा यह है कि व्यक्ति को निरोगी रखने पर विचार किया जाए, ना कि रोग के इलाज पर। तो डायबिटीज जैसी महत्वपूर्ण बीमारी आयुष्मान का हिस्सा नहीं है, इस पर कोई विचार आपके जहन में आता है? कोई बात जो आप यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के बीच रखना चाहें? राजेंद्र जी नहीं, इंदु जी के पास भी, अभिलाष जी के पास भी, कुछ आपके दिमाग में इसके संदर्भ में बात है? हाँ जी, डेफिनेटली। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 70+ सभी लोगों को आयुष्मान योजना में इंक्लूड कर लिया गया है, चाहे वो किसी भी उसके मतलब कैडर के हों। तो क्योंकि डायबिटीज सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है और लॉन्ग टर्म में डायबिटीज को मैनेज नहीं किया गया तो सरकार पे भी खर्चा बहुत आने वाला है, और सरकार खर्चा हम ही लोगों को सबको बियर करना है। तो अगर डायबिटीज को शुरू से बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया जाए तो लॉन्ग टर्म खर्चे और परेशानियां सरकार को भी और आम लोगों को भी कम हो जाएंगे। तो डायबिटीज को तो सर इंक्लूड करना चाहिए, और डायबिटीज मैनेजमेंट में न केवल मेडिसिन को बल्कि एक अच्छी डायबिटीज एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए लोगों में। सिर्फ दवाओं के माध्यम से बाकी बीमारियों का इलाज हो जाता है, डायबिटीज का इलाज केवल दवाओं से संभव नहीं है, क्योंकि इंटरमिटेंटली हाई शुगर होगा और पब्लिक कॉम्प्लिकेशन में जाएगी पेशेंट। डायबिटीज में जिस चीज का रिक्वायरमेंट है वो है पब्लिक एजुकेशन का, और मुझे लगता है इस पे अखबार को भी, आपको भी और सरकार को भी एक स्ट्रांग लेवल पे आगे आना चाहिए। डायबिटीज को आप मैनेज कर लोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत खर्चे कम कर लोगे और परेशानियां कम कर लोगे देश की आप लोग। पुष्पा जी, एक और अनुभव हमारे पास में आया था, हम आखिरी दौर की बातचीत पर जा रहे हैं, कि जब से ये आयुष्मान योजना आई तब से गली मोहल्ले, गांव मोहल्लों में नए नए हॉस्पिटल कुकर बुत्तों की जगह से खुल गए। जो आपके यहाँ पर सहयोगी कर्मचारी होते हैं उन्होंने भी जुगाड़ उगाड़ करके हॉस्पिटल खोल लिए। ऐसी कोई जानकारी आपके पास में, और इस चुनौती के संदर्भ में कोई दृष्टि, कोई ध्यानाकर्षण आप इस सदन का करना चाहें? नए हॉस्पिटल तो मेरे को लगता है जैसा खुलते थे उसी हिसाब से खुल रहे हैं। मतलब आयुष्मान योजना पे डिपेंडेंट तो मैं नहीं मानता कि केवल उसके आधार पे कोई हॉस्पिटल खोलता है। जो ड्यूटी डॉक्टर्स खोल रहे हैं वो आपका कहना सही है कि हम देखते हैं कि जो 5 साल 10 साल किसी ने कहीं काम किया और फिर दिख रहा है कि उसने खुद अपना एक नर्सिंग होम डाल दिया, विजिटिंग पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये पहले भी था, अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं ये चीज़ें। लेकिन केवल आयुष्मान पे डिपेंडेंट हो ऐसा नहीं लगता मेरे को ये चीज़। पर ये खुलना
लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है या लोगों के लिए उपचार की सही व्यवस्था हो रही है? ज़्यादातर तो ये छोटे सेटअप हैं, ड्यूटी डॉक्टर यहाँ पे जी मैनेज करते हैं, उनको लगता है कि हम पहले किसी और के अंडर में काम करे थे, अब अपना हॉस्पिटल खोल ले रहे हैं और विजिटिंग कंसल्टेंट्स को बुला के उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा तो रिस्क रहता है, क्योंकि एक मैं जैसे खुद अपना हॉस्पिटल ओन करता हूँ या जो मेरे दूसरे कलीग हॉस्पिटल ओन करते हैं, तो ये कम्प्लीटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट ट्रीटमेंट की। जहाँ की अगर कोई मैं विजिट पे किसी और जगह जाता हूँ तो मैं उतने टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, अपनी सलाह दे के फिर वहाँ से अलग हो जाता हूँ। लेकिन अगर कंटिन्यूस में 24 घंटे किसी पेशेंट को मॉनिटर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा बेटर केयर दे पाता हूँ, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हूँ उस पेशेंट पांसे साहब इसमें शायद कुछ और ज़्यादा दृष्टि दे पाएंगे। जी मतलब भाई साहब, मैं इंतजार कर रहा था कि आप मेरे को थोड़ा सा बोलने का मौका तो दें। जी देखिए क्या है कि आयुष्मान कार्ड के लिए या आयुष्मान की योजना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हॉस्पिटल को NABH होना चाहिए। जी तो आपकी मुंह में घी शक्कर अगर सभी गांव दिराज के सभी हॉस्पिटल मतलब NABH हो गए, बहुत अच्छी बात है जी। मेरे को नहीं पता, अब ये थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। NABH बात, इसके बाद में बड़ी बड़ी अपन ने बातें किया। बेसिकली अपन क्यों ये सोचते हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं? हमारी इतनी संख्या है, अगर हम बीमारियां रोक सके या लोगों को बीमार न होने दें तो हमारी बहुत बड़ी समस्या और आर्थिक नुकसान बच सकता है। क्या इस बारे में एक आध बार आप पैनल डिस्कशन तो करवाइए। देखिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं और मैं जब वहां बैठा था मेरे को लग रहा था कि अगर आप मेरे को बोलने का मौका देंगे इस विषय पे मैं जरूर बात करूंगा। देखिए, प्रिवेंशन बीमारी का, और अगर हम चाहें, एज ए डॉक्टर बोल रहा हूं, अगर हम चाहें शुरू से अगर अपन इस बारे में, पेशेंट के बारे में या तकलीफ के बारे में या बीमारी के बारे में अगर हम अपनी जनता को सजग करें तो हम बहुत सी बीमारियां बचा सकते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी तनाव। आज के समय में अगर देखेंगे, हर बीमारी की जड़ तनाव है। वो बीपी ले लीजिए, कार्डिक ले लीजिए, डायबिटीज, कुछ भी ले लीजिएगा। एक तो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकते हैं? क्या हम अपनी कुछ आदतें सुधार सकते हैं? क्या हम अपनी कुछ फूड हैबिट कर सकते हैं? क्या हम अपनी कुछ लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं? हमको इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है और हम नहीं चाहते कि वो बीमार हो, वो बीमार न हो। इसलिए मैं चाहूंगा आप इस विषय के ऊपर एक कार्यशाला का आयोजन करें। हम लोग भी आएंगे, हम लोग तैयारी करके आएंगे और आपसे बात करेंगे। जी, तो मैं आप आखिरी बातचीत के लिए भारती साहब आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, महाकौशल अंचल के संदर्भ में आयुष्मान योजना को लेकर आपका कोई अनुभव कि इस योजना के आने के बाद इस अंचल में बदला? देखिए, मैंने पहले पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से भी किया था, जबलपुर मेडिकल कॉलेज से, उसके बाद दिल्ली किया था। तो उस समय जैसा कि डॉक्टर विष्णु ने बताया कि दीनदयाल कार्ड उस समय चलता था, मैंने वो भी फेस किया है और अभी मैं आयुष्मान भी देख रहा हूँ। थोड़ा सा उसमें एक तो लिमिट कम थी, डिसीजेस कम थी, कवर करते थे। अभी आयुष्मान में ज़्यादा कवर करते हैं, लेकिन हाँ, जो प्रॉब्लम जैसे आपने बताई और वो नाम बदल गया, एक स्पेलिंग चेंज हो गई, इस टाइप की चीज़ें होती है, समग्र आईडी से मैच नहीं कर रहा है। यदि ये चीज़ें सरकार उस पर थोड़ा सा इस पहलू पे भी ध्यान दे दे तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर। मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूँगा, सर पांसे सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि प्रिवेंशन के लिए जी, तो एक अनछुआ सा मुद्दा जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है जी, मुझे लगता है उस पर भी बहुत, जैसे सर ने कहा कि टेंशन आजकल जो है वो बिल्कुल सच बात है, लेकिन एक और है जो आप अंधाधुंध कैंसर की बीमारी हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट एकदम से अचानक बढ़े हैं जी। उसके पीछे जो मैं काफी हम चिंतन करते रहते हैं कैंसर रोग विशेषज्ञों से, तो सबका कहना है कि साहब आप स्मोकिंग तो छोड़ दीजिए, तम्बाकू तो छोड़ दीजिए, अब तो ये का जो उपयोग है आप वो चोगे, आपके अनाज में, फल में आप क्या चीज खा लोगे जिसमें वो नहीं है। तो अब जो मुख्य कारण है वो पेस्टिसाइड है, तो उसको कैसे हमें जीतना है, उस पर कैसे चलना है, इसके बारे में भी चिंतन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये एकदम बिल्कुल अलग दृष्टि डॉक्टर साहब ने दी, जिसमें अपने खाने के संदर्भ में जो चीजें उपलब्ध हैं उसमें परिवर्तन कैसे लाएं, एक गहन शोध का विषय है।
चर्चा का विषय, मौका आने पर हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज के जो इस पैनल डिस्कशन में उसमें एक बात निकल कर आती है कि आयुष्मान योजना ने निश्चित रूप से लोगों को लाभान्वित किया है, लेकिन 8 साल हो गए इस योजना को लागू किए हुए। 8 साल पहले जो पैकेज थे, उन्हीं पैकेज को वह लोग बरकरार रखे हुए हैं जिन्होंने इस दौरान 3 बार अपने वेतन भत्ते बढ़ा लिए हैं। तो कुल मिलाकर इस पर विचार होना चाहिए। इस बार राजेश शुक्ला जी की दृष्टि क्या है, ये उनके साथ अब जब हम सत्र करेंगे उसमें जानेंगे। लेकिन आप सभी डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए नदीम जी।